हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हमारी तीसरी क्लास है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। इसके पहले मैं 2 क्लास करा चुकी हूँ। अगर आपको देखना हो तो जाके आप दे सकते हैं। आज हमारी 50 MCQs पे आधारित मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ बाल विकास शिक्षा शास्त्र की, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सितंबर में जो सीटेट की एग्ज़ाम हो रही है उसके लिए, क्योंकि ये सारी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। विकास एक आयाम से होता है, नहीं। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, हाँ सही, बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास केवल शारीरिक होता है, नहीं। विकास हमेशा एक समान गति से होता है, नहीं। हमारा बी सही हो जाएगा। विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, बाल विकास में परिपक्वता से तात्पर्य है। बाल विकास में हमें परिपक्वता से क्या तात्पर्य है, इसको जानेंगे। अनुभव से होने वाला परिवर्तन के होता है, नहीं। जैविक रूप से होने वाला स्वाभाविक परिवर्तन है, हाँ। केवल विद्यालय शिक्षा है, नहीं। सामाजिक परिशिक्षण है, नहीं। बाल विकास में परिपक्वता हमें कब आती है, जब हमारी जैविक रूप से हम होने वाला जो स्वाभाविक परिवर्तन हमारी हो जाती है, तो बाल विकास में परिपक्वता से हमें संदर्भ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, बालक के विकास को समझने के लिए एक शिक्षक को सबसे पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए। सभी बच्चे समान होते हैं, नहीं। बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, हाँ। केवल उम्र महत्वपूर्ण होता है, नहीं। केवल परीक्षा के अंक महत्वपूर्ण होते हैं, नहीं। हमारा 3 का बी हो जाएगा। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में प्रमुख मनोसामाजिक संकट क्या है। किशोरावस्था में हमारी मनोसामाजिक संकट क्या हो जाती है। पहचान की बनाम भूमिका में भ्रम हो जाती है हमारी किशोरावस्था में एरिक्सन के द्वारा। हम नेक्स्ट देखेंगे, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का वह भाग जो वास्तविकता के सिद्धांत पर कार्य करता है कहलाता है। वास्तविकता के इड, ईगो, सुपर ईगो। हमारे फ्रायड ने 3 प्रकार की सिद्धांत को दिया था, इड, ईगो, सुपर ईगो। इस पे वास्तविकता के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हमारा ईगो हो जाएगा, जो हमारे वास्तविकता को बताता है फ्रायड के अनुसार। हम नेक्स्ट देखेंगे, बच्चे के व्यवहार को समझने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। केवल उसके वर्तमान व्यवहार को देखना चाहिए, नहीं। उसके सामाजिक और प्रवृत्ति के संदर्भ को समझना चाहिए, हाँ। उसको अंकों को देखना चाहिए, नहीं। केवल अभिभावकों से शिकायत करनी चाहिए, नहीं। हमारा 6 का भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, तत्परता का अधिगम से क्या महत्व है। बच्चा किसी भी उम्र में किसी भी चीज़ का समान रूप से देख सकता है, नहीं। किसी उम्र में समान रूप से किसी भी वस्तु के नहीं देख सकता। सीखने के लिए आवश्यक शारीरिक और मानसिक तैयारी महत्वपूर्ण है। केवल पर्याप्त तत्परता का महत्व हमारा इसमें भी आंसर हो जाएगा, 7 का बी। पियाजे के अनुसार वस्तु की अस्थायित्व की किस आधार में विकसित होता है। वस्तु की अस्थायित्व पूछ रहा है। संवेदीगामक कदम हमारे पहले ही उम्र में जो 0 से 2 वर्ष के पियाजे बताते हैं, उसी उम्र में हमारी वस्तु की अस्थायित्व का उनके पियाजे के अनुसार हमारी अवस्था का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित ईगो सेंट्रिक मुक्ति किस अवस्था में होती है। इसमें हमारा भी हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये हमारा दूसरा अवस्था है पियाजे के अनुसार। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, संरक्षण की समझ सामान्यतः किस अवस्था में विकसित होती है। संरक्षण करना ये हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें संरक्षण करना हम जान जाते हैं। हम नेक्स्ट देखेंगे, वाइगोत्स्की के अनुसार निजवाणी कब होती है। बच्चा कब खुद से बात करने लगता है। बच्चे की सोचने में सहायता करती है, सीखने में बाधा डालती है, नहीं। केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बच्चों को सोचने में सहायता प्रदान करती है। हम निजवाणी से हम खुद से बात करेंगे तो बालक क्या करेगा, अपने सोच में विकसित करेगा कि हम कहाँ कैसे किसी भी टॉपिक पे वो अगर सोच रहा है, तो उसमें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हमारी थिंकिंग लेवल को बहुत ही बढ़ाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
वैगोत्स्की के अनुसार बच्चे में संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। हाँ, एकदम ये उनके लिए तो पूरा महत्वपूर्ण है। और एक ये भाषा, 3 पे उन्होंने वैगोत्स्की ने प्रमुख फोकस किया था, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, केवल जैविक नियम के ऊपर चलें। हमारा ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी बच्चे को कठिन कार्य हल कराने में शिक्षक संकेत देता है और धीरे धीरे सहायता कम कर देता है। यह उदाहरण है स्कैप फोल्डिंग का। ये उदाहरण हमारा स्कैप फोल्डिंग का है। हम स्कैप फोल्डिंग में भी वैगोत्स्की ने स्कैप फोल्डिंग को दिया है। वो बोलते हैं कि अगर बच्चा कहीं कठिन हो रहा है तो हम उसको हल संकेत देंगे और उसके बाद से बच्चा जब खुद करने लगेगा तो हम धीरे धीरे पीछे हट जाएंगे उस काम को, कोई भी काम जो बच्चा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। वेंडूरा के अनुसार बच्चे सीख सकते हैं। वेंडूरा के अनुसार बच्चे क्या सीख सकते हैं? दूसरे को देखकर और उनका अनुकरण करना वेंडूरा के अनुसार बच्चे सीख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, वेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में मॉडलिंग का अर्थ है किसी व्यवहार को देखकर सीखना। इनके मॉडलिंग का यही है वेंडूरा ने कि बच्चों के व्यवहार को देखकर सीखना। किसी के भी व्यवहार को हम देख के सीखते हैं, उसके बारे में वेंडूरा बताते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत इन्होंने दिया था। हमारा थॉर्नडाइक के बारे में प्रभाव। थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम किससे संबंधित है? संतोषजनक परिणाम वाले व्यवहार के दोहराव जाने से, केवल अनुकरण, नैतिकता, भाषा। हमारा ये सही हो जाएगा थॉर्नडाइक के अनुसार। स्किनर के अनुसार सकारात्मक पुनर्वलन का उद्देश्य है वांछित व्यवहार की संभावना को बढ़ाना, व्यवहार को समाप्त करना, बच्चे को डराना, बच्चे को अलग करना, नहीं डराना, नहीं व्यवहार को समाप्त, वांछित व्यवहार की संभावना को बढ़ाना। 17 का ये हो जाएगा। यदि शिक्षक किसी सही उत्तर पर बच्चे की प्रशंसा करता है तो ये क्या है? इसका सकारात्मक पुनर्वलन है। अगर सही कामों के लिए अगर बच्चे को प्रशंसा करें तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर के नैतिक विकास सिद्धांतों से प्रारंभिक स्तर पर बच्चा नैतिक निर्णय मुख्य किस आधार पर कर लेता है? कोहलबर्ग के अनुसार पूछ रहा है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के अनुसार, कोहलर के अनुसार नैतिक विकास के उच्चतम अवस्था व्यक्ति में होती है। कब होती है? वो उसमें सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांतों के आधार का निर्णय ले सकता है, तब हमारे नैतिक उच्चतम पहुंच जाता है। इसमें इन्होंने तीसरी लेवल और छठवां स्टेज में ये बात की है उच्चतम अवस्था की। नैतिक दुविधा का प्रयोग किसके अध्ययन में होता है? नैतिक दुविधा का प्रयोग हमारे कोहलबर्ग ने नैतिक दुविधा का प्रयोग के बारे में बताया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि कितनी है? बुद्धि के हमारे गार्डनर के अनुसार अनेक प्रकार की हो सकती है। हमारा इनका भी आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे में दूसरे की भावनाओं को समझना और उसके साथ प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की क्षमता किस बुद्धि से संबंधित है? हमारी अंतः व्यक्तित्व के बारे में हमारी ये बुद्धि संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अपने विचारों और भावनाओं और क्षमताओं को समझने की क्षमता कहलाती है। हम अपने विचार और भावनाओं को सब कुछ अपने समझ रहे हैं, अपने आप को, हमारे अंतः व्यक्तित्व के बारे में, हमारी अंदर से हमारी प्रेरणा को उजागर कर रहा है अंतः व्यक्तित्व के। ये हमारा बी आंसर हो जाएगा इसका। हम नेक्स्ट देखेंगे, एक बच्चा संगीत की धुन और लय बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। किस बुद्धि का उदाहरण है? संगीत का है। वो संगीत के बारे में धुन और लय को पहचान रहा है, तो हमारी संगीत की है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, समावेशी शिक्षा के में समान अवसर का अर्थ है आवश्यकता के अनुसार उचित सहायता देकर अवसर उपलब्ध कराना। सभी बच्चों को बिल्कुल एक जैसा कार्य देना नहीं, सबको एक जैसा नहीं देना है। कमज़ोर बच्चों को अलग कर देना, दिव्यांग को विशेष सुविधा, आवश्यकता के अनुसार उचित सहायता देकर अवसर प्रदान। जैसे जिस बच्चों को आवश्यकता है उसको उस तरह की हमें सहायता देना है और उसकी उपलब्धता को देना है। डिसलेक्सिया मुख्यतः किस प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं? पढ़ने से हमारा
डिसलेक्सिया की हमारी बीमारी का एक विकार है। डिसकैलकुलिया, जहाँ कैलकुलिया डिसकैलकुलिया मुख्यतः संबंधित है गणितीय अवधारणाओं के संकरी कारणों से। डिसग्राफिया, जहाँ हम लिखने में हमें कठिनाइयाँ होती हैं, वहाँ पे हम डिसग्राफिया हमारे विकार होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण है उन्हें अलग कक्षा में रखना नहीं, उसे कम अपेक्षा नहीं, परीक्षा से मुक्त करना, उसकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें अनुकूल प्रदान करना। 30 का हमारा भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे ADHD से संबंधित बच्चों की सामान्यतः किस प्रकार की कठिनाइयाँ देखी जा सकती हैं। उनमें ध्यान बनाए रखने और आवेग नियंत्रण करने में कठिनाइयाँ हो सकती है। इस प्रकार के बच्चे क्लास में बैठकर एक जगह ध्यान एकत्रित नहीं कर पाएंगे, वो बार बार बाहर देखेंगे, चारों तरफ उनका ध्यान रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी बच्चे का कम बुद्धिमत्ता कहकर संबोधित करना क्या हो सकता है। बुद्धिमान कहकर संबोधित करना क्या हो सकता है। उसके आत्मविश्वास को हम बढ़ा रहे हैं, नहीं। उसके सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, हाँ। उसे सीख रहा है जो उसे प्रभावित करेगा, क्योंकि हमें किसी बच्चों को ये सब नहीं भूलना है, हमेशा प्रेरित करता है, नहीं। अच्छे अनुशासन का उदाहरण है, नहीं। ये हमारे गलत अनुशासन का उदाहरण है। इससे हम सीखने की उसकी जरूरी क्षमता को हम क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। एक शिक्षक को बच्चे की क्षमताओं के बारे में अस्थायी लेबल लगाने से क्यों बचना चाहिए। केवल लेबल हमेशा सही होते हैं, नहीं। लेबल बच्चे को आत्म धारण और अपेक्षाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसलिए हम बच्चों को लेबल लगाइए, आसान है, पाठ्यक्रम को कम नहीं। हमारा 33 का भी हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखेंगे स्व अध्याय, मतलब हम खुद पढ़ रहे हैं, अध्याय अपना खुद असेसमेंट कर रहे हैं। सेल्फ कंसेप्ट का तात्पर्य क्या है, व्यक्ति की अपने बारे में धारणा करना, सेल्फ। ये हमारा ए हो जाएगा। 34 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए शिक्षा को क्या करना चाहिए। आत्मसम्मान बढ़ाने केवल गलतियाँ बतानी चाहिए, नहीं। बच्चों को और प्रयास और प्रगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, हाँ। तभी आत्मसम्मान आपकी बढ़ेगी। कहीं भी बच्चों की सार्वजनिक तुलना तो कभी नहीं करना है, केवल अंक नहीं, प्रयास और प्रगति को प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को। हमारा नेक्स्ट है सीखने के लिए आकलन का मुख्य उद्देश्य है। सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, हाँ। सीखने का आकलन का मुख्य उद्देश्य है। केवल बच्चों को रैंक, बच्चों का हमारा 36 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पोर्टफोलियो का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। पोर्टफोलियो का प्रयोग बच्चे के कार्य की प्रगतियों के समय के साथ रिकॉर्ड रखने के लिए हम पोर्टफोलियो का प्रयोग करते हैं। केवल उपस्थिति नहीं, अंतिम नहीं, अनुशासन रिकॉर्ड नहीं, ये सभी का कार्य के प्रगति का, उसमें क्या अपने पढ़ाई के दौरान क्या क्या प्रगति किया, कहाँ कैसे रहा, उसके बारे में हम पोर्टफोलियो का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 38 जब शिक्षक किसी पाठ को पढ़ाने से पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाता है तो यह है पूर्व ज्ञान का पता लगाना, पूर्व का आकलन करना होता है, अंतिम आकलन नहीं, दंड नहीं, उपचार। जब हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को हम पूर्व आकलन कर रहे हैं, अंतिम आकलन तो हम करेंगे नहीं। पढ़ाने के बाद ही ना हम कुछ भी करेंगे तो हम अंतिम होगा। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा रूबिक का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। मूल्यांकन की स्पष्ट मानदंड निर्धारित करने के लिए रूब्रिक का प्रयोग किया जाता है। उपस्थिति के लिए नहीं, बच्चों को दंड नहीं, पठन नहीं। हमारा 39 का ए हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट है खुली पुस्तक परीक्षा, ओपन बुक टेस्ट मुख्यतः किस क्षमता को बढ़ावा दे सकती है कि नहीं, केवल स्मरण नहीं, रिकॉर्ड नहीं, जानकारी की उपयोगी और विश्लेषण की क्षमताओं के बारे में खुली पुस्तक टेस्ट की हमारी क्षमताओं को क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, जानकारी और विश्लेषण की क्षमताओं को। नेक्स्ट हम देखेंगे समस्या समाधान आधारित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। केवल उत्तर बताना नहीं, बच्चों को चुप रखना नहीं, केवल नोट्स लिखवाना नहीं, बच्चों को समस्या पर सोचने और समाधान खोजने का मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट हम देखेंगे उच्च स्तरीय चिंतन को बढ़ावा देने वाला प्रश्न कौन सा है। ऐसे इसमें कौन सा प्रश्न है जो हमारे उच्च स्तरीय चिंतन को, हमारी चिंता को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है।
भारत की राजधानी क्या है? ये वन लाइनर क्वेश्चन हो गया। 2 और 4 भी वन लाइनर का याद कर लेना। यदि ऐसा हो तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? अगर कोई हम बच्चों के सामने क्वेश्चन रख रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, जिससे बच्चा थिंकिंग करेगा, जिससे हमारा 42 का हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कक्षा में चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। क्लास में हम चर्चा करेंगे तो क्या उससे हमें लाभ मिलेगी? केवल समय बिताना नहीं, केवल शिक्षक का समय बचता है नहीं, केवल सब गलत है। बच्चों को अपने विचार व्यक्त और दूसरों के विचारों पर विचार करने का अवसर प्राप्त हो सकती है हम अगर क्लास में चर्चा करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 44 है हमारा। सहयोगात्मक अधिगम से हमें क्या होती है? हम क्यों करते हैं सहयोग का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ सीखना ही हमारा क्या है? सहयोगात्मक अधिगम है। नेक्स्ट हम देखेंगे यदि बच्चे किसी अवधारणा को अलग अलग तरीके से समझते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अलग अलग तरीक़ों से समझ रहा है, उन्हें केवल उत्तर स्वीकार करना चाहिए नहीं, सभी उत्तरों को गलत करना चाहिए नहीं, बच्चों को चुप नहीं, उनके तर्क को समझकर चर्चा करानी चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। रचनावादी कक्षा में गलत उत्तर को, अगर रचनावादी कक्षा है, क्रिएटिविटी तरीके से बच्चा सोच समझ कर हर एक प्रश्नों को पूछ कर हर एक तरह से वातावरण कक्षा है, उसमें गलत उत्तर को हम क्या करेंगे? उन्हें हमेशा दंडित करेंगे, अस्वीकार कर देंगे? नहीं। बच्चे की बुद्धि का प्रमाण माना जा नहीं, बच्चे के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। अगर वो बच्चा रचनावादी कक्षा में गलत उत्तर दे रहा है, उसके अवसर के रूप को देखा जाए, सीखने के अवसर के, वो कहाँ तक सीख पाया है और कहाँ तक उससे भी हम कहाँ गलत है उसमें हम और कुछ सिखा सकते हैं जिससे वो गलत उत्तर ना दे सके, उसमें कहाँ कमी रह गई हमारे सिखाने में। इसका 46 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बाल केंद्रित शिक्षण में पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? केवल ये सब हमारा गलत हो गया। बच्चों की आवश्यकताओं और अनुभवों से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कक्षा में विविधता को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए? विविधताओं को किस रूप में देखना चाहिए? समस्या के रूप में नहीं, बाधा नहीं, अनुसार सीखने के संसाधन के अवसर के रूप में देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एक बच्चा किसी प्रश्न के उत्तर अपनी मातृभाषा में देता है तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? नहीं रोकना नहीं चाहिए, दंड नहीं, उसकी भाषा को सीखने के लिए संसाधन के रूप में स्वीकार करते हुए धीरे धीरे लक्ष्य भाषा से जोड़ना चाहिए। जो भी अगर बच्चा है वो अपनी मातृभाषा के रूप में सीख रहा है तो हमें उसको जो भी वो भाषा मातृभाषा में बोल रहा है तो उस भाषा को लेकर उसे जो लक्ष्य भाषा है वहाँ तक उसको हम धीरे धीरे लेकर जाएंगे। आज की नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा है एक प्रभावी शिक्षक की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? वह हर बच्चे से बिल्कुल समान व्यवहार करती है? नहीं। बच्चों को अलग अलग आवश्यकताओं को समझकर शिक्षण में आवश्यक बदलाव करता है? हाँ, ये सही है हमारा। वह केवल तेज बच्चों को नहीं, वह केवल पाठ्य नहीं, ये भी नहीं कराना है बच्चों को हमें। हमारा 50 का क्वेश्चन बी हो जाएगा आंसर। 50 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। वह बच्चों को अलग अलग आवश्यकताओं को समझकर शिक्षण में आवश्यक बदलाव करता है। ये हमारी आज की बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की 50 MCQs क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।